मित्रों, आप सभी को मालूम है कि कल ही यूपीएससी का जो परिणाम है वो घोषित हुआ है। तो पूरे देश में जिन जिन कैंडिडेट्स ने उसको अचीव किया है उनके वहाँ खुशी का पूरा माहौल है। हमारे कुरुक्षेत्र के नसीब में भी एक सीट यूपीएससी की अब की बार आई है महक स्वामी के रूप में, और हमारा जो सीना है वो गर्व से खुशी से चौड़ा होता है। और उसके पीछे एक और वजह रहती है कि जब महक एक ऐसे परिवार से आती है जो कि शिक्षण में है, और उससे बड़ी बात कि जो मेरे अपने गुरु रहे हैं दया सिंह स्वामी जी, आजकल प्राचार्य हैं धूलगढ़ में। तो इसलिए सोचा कि बच्चों को हम बहुत दूर दूर की बातें बताते हैं, पर अपने बहुत पास की अगर ऐसी कोई शख्सियत हो उनसे मिलवाएं तो वो शायद ज़्यादा प्रेरणा दे सकेगी। तो आइए अपनी बातचीत की शुरुआत करते हैं। बहुत मुबारक आपको महक। थैंक यू। तो आपको जब कल अपने रिज़ल्ट का पता लगा तो सबसे पहले क्या आपके अंदर घटित हुआ, कैसा लगा? जब लिस्ट आई तो एक्चुअली मैं एक मीटिंग में थी यमुनानगर में। ओके। और दिल मेरा बहुत तेज़ धड़क रहा था और मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं मीटिंग में थी। तो अच्छा लग रहा था लेकिन यकीन नहीं हो रहा था कि ये सही लिस्ट है कि नहीं है, क्या है। और फिर फाइनली अपना नाम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बट वो सुरियल सी फीलिंग थी। काफ़ी देर बाद मुझे थोड़ा सिंक इन हुआ कि हाँ हो गया है। वेरी गुड। अपने आप को यकीन आ गया। हाँ। आपने कहा कि आप मीटिंग में थी, तो मीटिंग कौन सी थी वो? जी मैं अभी करेंटली HCS अंडर ट्रेनिंग कार्यरत हूँ। हाँ जी, मैंने दिसंबर में ही HCS का एग्ज़ाम क्लियर किया था और उसी की मेरी ट्रेनिंग अभी यमुनानगर में चल रही है, तो उसके लिए हम वहाँ पे थे। अच्छा, अभी आप ये बताएं कि आपने जिस तरह से HCS में ज्वाइन किया है, हाँ जी, तो अभी तक का आपका अनुभव रहा कैसा HCS का? मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके। मुझे पता भी नहीं था कि HCS में कैसा रहेगा, क्या रहेगा, पर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी सर्विस है और यहाँ पे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, काम करने को बहुत कुछ मिलता है और समाज की सेवा का बहुत बड़ा जरिया है। और IAS बनने से पहले मैंने वो जो फील्ड अब एक बार देख ली है कि उसमें क्या होता है, कैसे करते हैं। स्पेशली जबकि कोविड थोड़ा नेगेटिव है लोगों के लिए, पर हम लोगों के लिए वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि हमने वो डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग कर ली उसके साथ ही। तो जब वो देखा, प्रशासन को काम करते हुए देखा, तो लगा कि हाँ हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी सर्विस है और मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैं अब यहाँ पे हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप एक ये बताएं कि आपके अंदर ये सपना जन्म कब लेता है कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है? कब ध्यान आता है? जन्म लेके बहुत बार डाउन भी हो जाता था। स्कूल से ही था कि करना है, लेकिन कभी इतना अंदर से नहीं पता था कि इसमें होता क्या है, हम कर क्या पाएंगे, क्या करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि स्कूल से मन में आती थी बात, तो स्कूल से किस शक्ल में आती थी? कौन दिखाई दिया आपको, कैसे था वो? नहीं, मुझे कोई शख्सियत नहीं दिखाई देती। अनलकीली मेरा बैकग्राउंड पूरा अर्बन है। मैंने कभी विलेजेस में या ऐसे कुछ देखा नहीं है, पास से नहीं देखा मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को। और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कभी कोई दिक्कत या कभी कोई कमी महसूस ही नहीं होने दी कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन तक जाना पड़े। लेकिन एक बात मेरे टीचर्स वगैरह हमेशा बताते थे कि अगर आपको कुछ अच्छा करना है ना, आपको लगता है कि भुखमरी बहुत है या ये प्रॉब्लम है, पोल्यूशन बहुत है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाके वो काम कर सकते हो। तो मुझे सिर्फ ये था कि वहाँ पे हम काम कर सकते हैं, उसका चेहरा क्या है वो नहीं पता। और वो अच्छी बात है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा एनोनिमस ही होता है, होना भी चाहिए। वो पीछे रह के काम करते हैं। मेरे दिमाग में वही इमेज थी और वही इमेज आज है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो ये था कि अपने आप को साबित कर सकते हैं इसके माध्यम से। बिल्कुल। तो अपने फिर स्कूल के बारे में बताएं कि जिन दिनों की ये बात है, ताकि आपके स्कूल का पता चल जाए। और हो सकता है हमारे शहर में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जो आपके साथ पढ़े होंगे, बहुत सारे टीचर्स ऐसे रहे होंगे जिनको गुमान होता होगा कि हमने महक को पढ़ाया है। बिल्कुल। ये बात 9th-10th की है। तब मैं यहाँ पे गीता निकेतन आवासीय विद्यालय है, वहाँ से मैं पढ़ती थी। और उस टाइम पे हम NTSC की तैयारी करते थे। वो भी एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम था। तो जब वो तैयारी करते थे और टीचर्स, हमें जो भी टीचर्स उसमें इन्वॉल्व थे, राजकुमार सर मुझे याद आ रहे हैं अभी, ऋषिपाल सर याद आ रहे हैं, इन लोगों ने हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। और इन लोगों को हमें देख के ऐसे लगता था कि ये तो UPSC में जा सकते हैं। तो वो हम सब लोगों को ऐसे कहते थे कि आप प्लीज़ उसके लिए प्रिपेयर करना। तब इतना बचपना था दिमाग में कि हमें नहीं पता था कि है क्या। बस वहीं से वो पनपता रहा। फिर छूट गया बीच में, क्योंकि मैंने बीटेक किया, इंजीनियरिंग की। मुझे लगा इंजीनियरिंग की है तो मुझे उसी फील्ड में आगे जाना चाहिए। तो मैंने जॉब ज्वाइन की, प्राइवेट जॉब मैंने की है 3 साल।
हाँ जी, मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैंने काम किया है। वो काम करते करते मुझे और रियलाइज़ हुआ कि इस काम में वो सेटिस्फेक्शन नहीं है जो मैं चाहती थी, वो तो मैं नहीं कर रही। यानी कि जो वो काम आप कर रहे थे उस काम को कोई और भी कर सकता है? सब कर सकते हैं मतलब इंजीनियर तो ऐसे कहा जाता है कि वो तो सब कर इंजीनियर जो है एक वो बड़ी मशीन का एक पुर्जा बनने जैसा मामला है। काइंड ऑफ। तो उसमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी कि हम क्या कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली गुड, बट मेरा कैलिबर मुझे लगता है वहाँ उतना नहीं था जितना मैं एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर मैं लोगों के लिए जो कर सकती हूँ, जो मेरे अंदर से एम्पैथी या कंपैशन जो अंदर आता है, उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं हो रहा था। हम मार्केट में जा रहे हैं, बच्चे गरीब सामने दिख रहे हैं, कोई नंगे पैर है, कुछ है, उनको थोड़ी देर पैसे दे दिए, खाना खिला दिया, उससे ना जी नहीं भरता था। तो ऐसे लगता था कि कुछ कर पाएंगे, हो नहीं पाया कुछ उसका। हाँ। तो खालीपन, एक वो दिक्कत रहती है। हाँ। तो बेसिकली मैंने अपनी लाइफ में उस टाइम पे सक्सेस तो नहीं कहूँगी, पर हाँ, जैसे जो एक होता है ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए होती है, इंडिपेंडेंस, वो सब मैंने देख लिया था। फिर मैंने सोचा कि अब आगे क्या चाहिए, तब जाके ये चीज़ सिविल सर्विस। और फिर मेरे फादर भी मुझे कहते रहते थे कि आप उसके लिए जाना चाहते थे, आपने वो छोड़ दिया सपना। फिर मैंने उसको थोड़ा सा और उसके बारे में रिसर्च किया और मुझे फिर लगा कि हाँ, मुझे यही करना है। अच्छा, आप एक ये बताएं कि क्या यह सही है कि जब आपने NTSC की तैयारी की या फिर आपने इंजीनियरिंग में दाखिले लेने की तैयारी की होगी, तो ये सारी तैयारियां मिलके आपके अंदर एक वो डेडिकेशन और अनुशासन लाते हैं कि फिर आप कुछ कर पाते हैं? उसकी पहले से तैयारी शुरू हो जाती है किसी ना किसी रूप में। हाँ, क्योंकि जब कोई भी सक्सेस मिलता है ना, या कोई किसी भी एग्ज़ाम में हम पास होते हैं, तो ऐसे लगता है अच्छा हम ये कर सकते हैं। जब कोई एग्ज़ाम हमने कोई पास नहीं किया होता तो सब कुछ दूर दराज लगता है कि ये तो टॉपर्स ही करते होंगे। जब खुद वो एग्ज़ाम हम पास कर लेते हैं, जैसे एक MST का बड़ा ही कोई एग्ज़ाम होता था स्कॉलरशिप का स्कूल में, जब एग्ज़ाम इसमें प्रेयर में अनाउंस होते थे नाम कि इन लोगों ने MST क्लियर किया, तब मैं 6th क्लास में थी और मुझे लगता था यार ये कैसे कर लेते हैं इनका। और जबकि मेरा खुद का भी हुआ था 6th क्लास में, रिज़ल्ट 1 साल बाद आता है, तो मुझे लगा अच्छा मुझसे भी हो सकता है। फिर वो धीरे धीरे ना वो चीज़ डेवलप होती गई कि अच्छा MST कर लिया तो फिर NTSC भी करेंगे, NTSC हुआ, फिर ऐसे धीरे धीरे लगता है कि हाँ कुछ कर सकते हैं। बच्चों को चाहे किसी भी रूप में, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको पढ़ने के प्लेटफॉर्म दे दें, जो बच्चा कोई और चीज़ कर सकता है उसको, पर मतलब उसको सक्सेस का, उसको अपने आप के वजूद का एहसास हमें कराना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई हॉबीज़ भी करते हैं, कोई डांस कर रहा है या कोई सिंगिंग कर रहा है, जब वो स्टेज पे जाता है और उसको प्राइज़ मिलता है ना, तब उसका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होता है। अच्छा मैं कर सकता हूँ, मुझे लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, तो वो हर फील्ड में है। तो महक, आप अपने स्कूल के बारे में बताएं कि जब आपने 11वीं 12वीं में विज्ञान की पढ़ाई की, तो तब वो जो अनुभव है वो कैसा था और आपको कितनी तैयारी करनी पड़ी कि अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला हो जाए? काफ़ी मुश्किल टाइम था एक्चुअली, मैं ये कहूँगी 11th-12th का जो टाइम था मेरे लिए, क्योंकि मैंने नॉन मेडिकल लिया था और मुझे उतना मज़ा नहीं आता था उसमें। तो मैं पढ़ती तो थी तैयारी करने के लिए, बट एक वो कुछ मिसिंग रहता था कि बट कभी भी ये चीज़ तो थी ही नहीं कि छोड़ना है या बीच में छोड़ के आर्ट्स ले लें। तो ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ होती है कि शायद मैं उस टाइम पे आर्ट्स ले लेती तो ज़्यादा अच्छा रहता। एनी हाउ मैंने फिर भी पूरी मेहनत की कि मुझे अब मैंने ये चीज़ ली है, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता था कि अगर आपने कोई चीज़ ऑप्ट की है तो आप उसको कंप्लीट करें। तो वो एक कंप्लीशन के लिए मैंने, और मेरे फादर उस टाइम मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, वो केमिस्ट्री के लेक्चरर रहे हैं, तो वो काफ़ी मुझे सपोर्ट करते थे और उन्होंने कोशिश की कि अगर मुझे कोई दिक्कत आती है, टीचर्स के पास ले जाते थे मुझे, अपने फ्रेंड्स के पास, कि इनको समझाओ या जो भी है। तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बट उस टाइम पे मेरा सपना और बड़ा होता था कि मुझे IIT में एडमिशन चाहिए। हाँ, हम तैयारी उसी के लिए करते थे, शायद उसी लिए इतना बड़ा प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, अदरवाइज़ उतना नहीं लेते लोग। तो लेकिन नहीं हुआ था मेरा IIT में सिलेक्शन, मेरे को NIT मिला था। यानी कि फिर जो 11वीं 12वीं के दौरान या फिर इंजीनियरिंग के दौरान आपको लगा कि जीवन में वो पूर्णता नहीं है और वही फिर चीज़ें आपको आखिरकार इस तरफ ले आई? आप कह सकते हैं ऐसा। 11th-12th में तो मैं काफ़ी छोटी थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। अब हमने एक एम बना लेते हैं कि IIT में एडमिशन चाहिए और फिर वो नहीं हो पाता। बट खैर मुझे उस चीज़ का कभी उतना बुरा नहीं लगा, शायद वो चाहिए ही नहीं था। और जब मैं NIT में आई तो मुझे तो एक चीज़ का सुकून था कि अच्छा कॉलेज मिल गया है और अब पढ़ाई नहीं करनी। मतलब दिमाग में ये था कि अब कम पढ़ेंगे, अब मज़े करने हैं। तो कॉलेज में मैंने हमेशा ऐसे मस्ती करना, डांस में पार्ट लेना, जो चीज़ें 11th-12th तक मैंने मिस की थी, मैंने उन चीज़ों को करने की कोशिश की। अदरवाइज़ जो मेरी पढ़ाई उस टाइम पे जो हो रही थी,
उसको भी मैंने कोशिश की करने की, जितना मुझे समझ में आता था, और जो फ्रेंड्स के साथ बैठ के वो समझा देते थे मुझे, तो मिलजुल के जैसे तैसे हमने इंजीनियरिंग कर ली। बट उतना गेनफुल नहीं लगता था कि ऐसा कुछ बहुत ग्रेट हमें आ गया है। जब हम करियर को ऑप्ट करते हैं तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या बच्चा इसको कर लेगा, उसमें इतनी कैपेसिटी है। हम उसके जो बेसिक इंटरेस्ट्स हैं, जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, उनको नहीं देख पाते, और वो कहीं ना कहीं फिर वो परेशान करते हैं, और वो यानी कि फिर हम कहते हैं कि आप कुछ और करें। हाँ, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे मैंने नॉन मेडिकल लिया, मुझे नॉन मेडिकल का प्रेशर कहीं और से नहीं था कि मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है। प्रेशर ये था कि 10th में आपके 90% से प्लस अगर आते हैं तो बच्चे या तो मेडिकल लेते हैं या नॉन मेडिकल लेते हैं। ट्रेंड ऐसा था, मेडिकल मुझे कभी लेना नहीं था, तो वो एक प्लान था ही कि नॉन मेडिकल लेना, उसमें क्या बुराई है, जब टॉपर्स तो नॉन मेडिकल ही लेते हैं, ऐसा ट्रेंड था। आर्ट्स को तो ऐसा समझा जाता था जो नहीं पढ़ पाते ना वो लेते हैं। उस टाइम पे कोई समझाने वाला भी नहीं था। इवन एक आध बार मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला, जो टीचर्स मैंने अभी बात की थी उन्होंने भी बोला कि अगर IAS करनी है फ्यूचर में तो आप आर्ट्स ले लो, आर्ट्स भी सही रहता है। पर मुझे ना समझ में आई, ना कोई उतना दबाव से किसी ने समझाया, पर प्रेशर नहीं था, मैंने खुद से ही लिया था प्रेशर, बस लोगों को देख के कि हाँ मैं तो टॉपर हूँ, मुझे तो नॉन मेडिकल ही लेना पड़ेगा ना, और मुझे आ जाएगा समझ में, मुझे क्यों नहीं समझ में आएगा। ऐसी थिंकिंग मेरी उस टाइम पे थी, जो कि गलत थिंकिंग थी। मुझे हमेशा से सोशल साइंसेज पसंद थे। जब मैं NTSC की तैयारी करती थी तो भी मैं सोशल साइंसेज की तरफ लगाव मेरा ज़्यादा था, पर मैंने उस चीज़ को ध्यान ही नहीं दिया कि मुझे तो वो पसंद है। अगर आर्ट्स लिया होता, जैसे कि अब मैंने UPSC के टाइम जब आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगे, मेरा मन करता था उनको पढ़ने का। वो चीज़ मैंने अपने 11th 12th और ग्रेजुएशन में मिस की। शायद ये बात भी है महक, जिस तरह से ये आपके अंदर की उलझन है, व्यथा है, ऐसी ही व्यथा हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हज़ारों लाखों बच्चों के अंदर है। वो कहते हैं कि सोसाइटी कहती है कि आपके इतने नंबर हैं, इसका मतलब आप साइंस के लिए बने हैं, और उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो कुछ और कहती हैं। और इसीलिए शायद हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जिस तरह से एक वर्सेटाइल फील्ड होने चाहिए, वर्सेटाइल पर्सनैलिटीज़ होनी चाहिए, अलग अलग फील्ड्स में टॉप की चीज़ें आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती। स्टीरियोटाइप लोग ही हम पैदा कर पाते हैं। एनी हाउ, खैर अभी आप फिर ये बताएं कि जब आपकी इंजीनियरिंग यहाँ से हो जाती है, आप एक जॉब ज्वाइन कर लेती हैं, तो फिर वो कौन सी जॉब थी, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग थी, और फिर इसकी तैयारी का फिर सूझा कैसे आपको? सबसे पहले मेरी प्लेसमेंट तेजस नेटवर्क्स करके एक कंपनी है, जो कि हमारी इंडियन कंपनी है। आई फील प्राउड कि मैं उसका पार्ट थी। तेजस नेटवर्क्स में मेरी सिलेक्शन हुई एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसमें मैंने उसमें भी नेटवर्किंग और ये जैसे इंटरनेट कनेक्शन होता है तो उसके लिए जो हमारे L1, L2, L3 लेवल के जो स्विचेस वगैरह होते हैं वो सब बनाना। अब आ तो गए, लेकिन कॉलेज का वहाँ से कोई लिंक नहीं था। जो वहाँ सीखा आगे जाके सब चेंज हो गया, नई तरह की ट्रेनिंग हमें वहाँ पे मिली। ये होता है जनरली इंजीनियरिंग और जो इंडस्ट्रीज का जो लिंकेज है ना, वो जो गैप है। ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आप इतने टॉप के इंस्टीट्यूट में किसी में दाखिला ले रहे हैं और उसका भी जो सिलेबस है वो कई साल पीछे है इंडस्ट्री से। बिल्कुल पीछे भी है और अलग भी है। तो इसीलिए जब आप किसी इंडस्ट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको अलग से पहले ट्रेनिंग कराई जाती है, तो आपको एकदम से सब भूल के तो नहीं कह सकते, जैसे कंप्यूटर साइंस है उसमें अच्छा फाउंडेशन तो वो काम के रूप में आएगा वो, खैर हाँ, बट काइंड ऑफ थोड़ा सा अलग तरह की ट्रेनिंग वहाँ पे रहती है। फिर अगर आपका कैलिबर है तो आप उसमें सीख जाते हैं। मैंने सीखा, मुझे अप्रिशिएट भी किया जाता था, लेकिन मुझे अंदर से लगता था कि मुझे तो ये समझ में ही नहीं आता, मतलब समहाउ ऐसे फीलिंग आती थी। फिर यानी कि जितनी गहराई से आप जुड़ना चाहते थे उसका अभाव था। हाँ, वो मिसिंग था, कुछ ना कुछ काम मेरा हो जाता था, कंप्लीट हो जाता था, लेकिन उससे आउटपुट क्या आ रहा है, मुझे क्या सीखने को मिल रहा है, मैं कभी समझ ही नहीं पाई। फिर मैंने जॉब चेंज किया। इसके बाद मैं फ्री स्केल सेमीकंडक्टर्स नोएडा में है, वहाँ पे ज्वाइन किया मैंने, और वही कंपनी मर्ज हो गई थी NXP सेमीकंडक्टर्स में। फाइनली NXP सेमीकंडक्टर्स से मैंने रिज़ाइन किया था। तो इस कंपनी में और अलग तरह का काम था। उस टाइम पे भी गाइडेंस इतनी मिस हो गई कि ये दो कंपनीज, कई बार जब लोग स्विच करते हैं ना, उसी काम को कंटिन्यू करने के लिए करते हैं, बट मेरा वहाँ पे मिस हो गया। मुझे लगा कि अच्छा पैकेज है, शुरुआत करनी पड़ी। हाँ, वो फिर से शुरुआत हो गई, और वहाँ पे और भी मुझे लगा कि ये तो काम मुझे नहीं मज़ा आ रहा है इसमें। फिर जब ये फीलिंग आने लगी ना कि बाकी सब है, जैसे ना घर पैसा गाड़ी सब अगर हो, लेकिन काम में तो मज़ा ही नहीं आ रहा आपको, काम में कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है, तो फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ और करना है। अच्छा, उस टाइम पे घर पे बात होती होगी पापा मम्मी के साथ, क्या होती थी उस टाइम पे बातें इन बातों को लेके? मैं काम को लेके कभी नहीं, मैं करती नहीं थी, पता नहीं। एक्चुअली मुझे लगता था कि
ये चीज़ें अपने कलीग्स से जो वहाँ पे हैं, जो जैसे अगर मेरी कंपनी में ही जो लोग होते थे उन्हीं के साथ मैं ज़्यादा डिस्कस करती थी। ओके। घर पे तो ठीक है, क्योंकि उतना डिससेटिस्फेक्शन भी नहीं था कि रोने पड़ जाए कि पापा ये तो पता नहीं कहाँ आ गई है, ऐसा भी नहीं था। लेकिन यानी कि जो अभी तक की हम जो आपकी यात्रा समझ पाए वो यही है कि जो कुछ चला अपने अंदर चला, और जो डिसीजन लेना पड़ा तो फिर वो अपने आप से काफ़ी हद तक हुआ है। मतलब बेसिकली मुझे हमेशा, मैं किसी से बात करती थी तो वो यही कहते थे हमेशा, कोई भी फ्रेंड्स हो, कि थोड़ा ना रिसर्च कर इसके बारे में। अगर तुझे यूपीएससी देना है तो पहले रिसर्च कर, ये कंपनी में जाना है तो पहले मैं मिस कर देती थी कि ठीक है मज़े मज़े में कर लिया। फिर मैंने थोड़ा सोचना शुरू किया अंदर से, काफ़ी ज़्यादा इंटरनली आपको सोचना पड़ता है कि आप क्या स्टेप आगे लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। आपने कहा कि तैयारी शुरू की, तो फिर तैयारी वो शुरू कैसे होती है? मतलब क्या कोई सेंटर ज्वाइन किया जाता है, घर पे तैयारी होती है, या फिर वहाँ से शुरू होती है फिर घर पे आते, कैसे वो पूरा तामझाम जुड़ता है? हाँ, तो इसके लिए मैं भी बहुत इस डिलेमा में थी कि कोचिंग ज्वाइन करनी है कि नहीं। तो किसी ने ऐसे ही सजेस्ट कर दिया कि अब कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, अब तो सब ऑनलाइन है, तो तू मत कर, तू टाइम वेस्ट करेगी। और मुझे ना हमेशा से था कि मुझे फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है, तो अगर मैं कोचिंग ले लेती तो 1 साल कोचिंग में जाता, फिर अटैम्प्ट होता। मुझे लगा 2 साल लग जाएंगे, इतना टाइम किसके पास है। उस टाइम पे ऐसे सोचा करते थे हम। तो मैंने कहा ठीक है, मैं 1 साल खुद ही पढ़ूंगी। क्या वो सोचना सही था? ये सोचना तो सही था कि सेल्फ स्टडी ठीक, तो मैंने फिर सेल्फ स्टडी का ही सोचा। और उस टाइम पे मैं नोएडा में जॉब कर रही थी, वहीं पे रहती थी। तो मुझे लगा कि वहाँ पे मुझे डिस्टर्बेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे मेरा जो फ्रेंड सर्कल था, कंपनीज़ वाले लोग थे, कभी कोई मूवी पे जा रहा है, कभी कोई शॉपिंग पे जा रहा है, पूछ रहे महक चलेगी। तो रोज़ रोज़ ना कह के ना मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि सबको बता भी नहीं सकते कि आप प्रिपेयर कर रहे हो। आप, मैं उस टाइम पे जॉब ही कर रही थी। तो मैंने सोचा कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस है मुझे, तो मैं अपने घर चली जाती हूँ। घर में मुझे घर से, क्योंकि हमेशा से बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है कि आपको जो करना है आप कीजिए। मुझे लगा घर आके ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी, जब सेल्फ स्टडी ही करनी है तो घर चलते हैं। फिर मैं घर आ गई, और घर आके एक छोटा सा कमरा है मेरा सीढ़ियों के ऊपर, सीढ़ियों के ऊपर, जो कि वहाँ पे क्या होता था ना कि वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं थी, कि अगर नीचे कोई भी आ रहा है, मेरे नाना नानी दादा दादी भी अगर आ रहे हैं तो भी मुझे नहीं बताते थे कि तू तैयारी कर। तो वो एक आइसोलेशन और एक बड़ा माहौल मुझे अच्छा मिला। अच्छा, आपका जो ये महक उस कमरे के साथ रहा है, तो वो आपने तपस्या में कितने दिन गुजारे फिर वो? 3 साल। अच्छा, 3 साल लगे। 2017 से मैंने स्टार्ट किया था। उस रूम में मैं हूँ, और सब देखा है उस रूम में, बारिश, छिपकली डर लगना भी बंद हो गया था एक टाइम के बाद। और 3 साल लग गए मुझे, क्योंकि ये 3 साल मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। उसके पहले मैंने एक अटेम्प्ट ऐसे ही दिया। अच्छा, एक प्लीज़ ये बताएं कि एक तो वो महक है जो सेमीकंडक्टर डेवलप कर रही है और फिर एक वो महक है जो यूपीएससी क्लियर करके अब वो सेंटर में ज्वाइन करेंगे। तो ये ट्रांजिशन कैसे शुरू होता है? मतलब आप फिर शुरू में क्या पढ़ते हैं, शुरू में कैसे अपने आप को फिर धीरे धीरे इस तरफ मोड़ते चले जाते हैं? शुरुआत कहाँ से होती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसर्च करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी। एक्चुअली उस टाइम पे उतनी वीडियोस भी नहीं होती थी। उस टाइम पे ये लेक्चर्स, नेट पैक भी उतने नहीं होते थे, तो इसलिए ट्रेंड भी कम था, ट्रेंड कम था। लेकिन उस टाइम पे कुछ साइट्स होती थी, इनसाइट्स ऑफ इंडिया या फिर IS बाबा करके नई साइट्स थी उस टाइम पे। ये साइट्स वहाँ पे अच्छे से बताया जाता था कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो मैंने वो सब पढ़ा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। फिर मैंने बिल्कुल बेसिक्स की, चलो जैसे NCERTs लोग कहते हैं वो पढ़ें, और सिलेबस मैंने देखा कि कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं ऐसे ही कुछ भी पढ़ लेती थी उस टाइम पे। शायद वो ड्रॉबैक भी था कि मैंने प्रॉपर लिस्ट नहीं कभी देखी कि मुझे कौन सी किताब किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है। मैंने थोड़ा रैंडमली स्टार्ट किया। और उस टाइम पे एक चीज़ और थी कि मेरा फोकस करंट अफेयर्स पे ज़्यादा रहता था। मेरा आधा टाइम उसी में निकल जाता था। तो मैं इसीलिए सब्जेक्ट्स को ना ऐसे लाइटली, कुछ कभी यहाँ से पढ़ लिया, कोई वीडियो से पढ़ लिया, कुछ पढ़ लिया, तो मैं ऐसे ही। अगर हम इसकी मेन पेपर की बात करें तो उसका क्या फॉर्मेट रहता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में प्लीज़ बताएं। हाँ, जैसे ये 3 स्टेजेस होती हैं इस पेपर की। सबसे पहले प्रीलिम्स का आपका एग्ज़ाम होता है, फिर मेंस होता है, और फिर इंटरव्यू। जो प्री है इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं? तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, और एक आपका CSAT होता है। तो जो आपका जो आपने CSAT बोला, इसमें क्या रहता है? इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, और ये आपका लॉजिकल
इंटरप्रिटेशन, Okay. DI, ये सब रहता जी है। जी। तो उस पेपर की आपने फिर तैयारी की कैसे, उसके बारे में बताएं। लकीली CSET जो है वो क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैथ्स मुझे आता है और मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है, तो मैंने उसकी तो कोई तैयारी नहीं की क्योंकि वो क्वालिफाइंग होता है, उसमें आपको सिर्फ Okay. 33% मार्क्स लेने होते हैं। तो मैंने ये देखा कि ये तो मेरा मतलब हो रहा था मुझसे, मैंने 2-3 एग्ज़ाम्स उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लिए थे, मुझे इजी लग रहा था, तो मैंने वो। और जो जनरल स्टडीज़ का है उसके लिए फिर कैसे रहा? उसकी बहुत मेहनत है, मतलब उसमें काफ़ी आपको पढ़ना पड़ता है। तो उसमें जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं आपके हाँ पास, हाँ। सबसे पहले आपका जैसे पॉलिटी होता है, एनवायरनमेंट होता है, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, ये सब सब्जेक्ट्स उसमें रहते हैं। तो मैंने पॉलिटी से स्टार्ट किया, मुझे किसी ने बोला लक्ष्मीकांत किताब अच्छी है, मैंने Okay. खरीद ली और बहुत अच्छी किताब है, लिटरली Okay. वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, जो तो उसने काफ़ी हेल्प की है। बहुत हेल्प की। तो ये जो बुक थी लक्ष्मीकांत, मैंने उससे स्टार्ट किया अपना, कि उससे क्या होता है ना, पॉलिटी में क्या होता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स, गवर्नेंस, पार्लियामेंट, ये सब चैप्टर्स जब होते हैं तो आपको ओवरऑल पता लग जाता है कि अगर आप न्यूज़ भी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आने लगती है। तो वो स्टार्ट मेरा बहुत अच्छा था कि मैंने अच्छा, वहाँ से अखबार start उस किया। वक्त कौन से पढ़े आपने? ये मेरा थोड़ा सा मुझसे पढ़ा नहीं जाता अखबार। ओके। हाँ, मेरे को नींद आ जाती थी और उसमें जो स्टोरीज होती थी वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी काम की बात से, तो मैंने वो स्किप किया अखबार ना क्योंकि पढ़ टाइम के? वेस्ट हो रहा था मेरा। तो मैंने क्या किया कि यूट्यूब पे कुछ वीडियोस होते Okay. हैं, चैनल्स होते हैं, एक ओनली IAS करके चैनल है, स्टडी IQ करके चैनल है, उन चैनल से मैं सुनती थी कि वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो न्यूज़ को समझा देते थे। तो जब मैं वो न्यूज़ उनसे सुन के ही ना, उससे मेरा काफ़ी वो हेल्प हो जाती है उसमें। हाँ, मेरा करंट अफेयर ऐसे कवर हो गया। कुछ में IAS बाबा अगर डेली न्यूज़ अगर डाल रहे हैं या कोई भी वेबसाइट डाल रही है तो वहाँ से पढ़ लेती थी। तो मैं पढ़ती थी न्यूज़, ऐसा नहीं है पढ़ती नहीं थी, बट मैं पेपर से नहीं पढ़ती। तो यानी कि अभी तक जो आपकी बातचीत से मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि एक तो ये पूरा का पूरा ये जो माहौल बदला है, जो ऑनलाइन चीज़ें आई हैं, इनका सच में मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप में जिद है कुछ करने की तो आपके पास पूरा मौका है। कमी नहीं है। हाँ, इवन कोई किताब भी नहीं है ना, जैसे कुछ किताबें हैं जो बोलते हैं कि ये तो पढ़नी ही चाहिए, NCERTs हो गई, इकोनॉमी की कोई बुक है या कुछ फेमस किताबें हैं जो बोलते हैं पढ़नी ही चाहिए। मैंने वो कोई भी नहीं पढ़ी क्योंकि मेरे पास थी नहीं, मुझे पता नहीं था। तो मैंने गूगल से, यूट्यूब से और कुछ भी रैंडम स्टफ से मैंने पढ़ाई करी और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है लकीली। तो इसमें जो एक मिथ होता है ना कि यार ये किताब तो पढ़नी ही चाहिए, ये स्पेक्ट्रम के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, आप कहीं और से भी पढ़ सकते हैं। तो अच्छा, आप ये बताएं कि बहुत कुछ पढ़ना और कुछ बढ़िया मटेरियल को बार बार पढ़ना, इनमें से क्या टेक्निक इस्तेमाल करें? सेकंड टेक्निक मैं सबको यही सजेस्ट करती हूँ कि जो थोड़ा पढ़ें लेकिन उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। ये एक लाइन हमारे में बोली जाती है कि डोंट रीड 10 बुक्स, रीड 1 बुक 10 टाइम्स। तो इस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ। और मैं जैसे क्योंकि मैंने तो चलो थोड़ा रैंडम तैयारी कर ली, बट मैं आगे लोगों को, क्योंकि अब तो इतने आपके पास सोर्सेज हैं पढ़ाई के, स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको। स्पेसिफिक होना पड़ेगा। उससे क्या होता है ना, आप थोड़ा सा ना हैप्पीजार्डली, जैसे मेरी तैयारी थी कि कुछ यहाँ से चल रहा है, कुछ यहाँ से चल रहा है, फिर मेरे अपने नोट्स बनते थे, जो कि अच्छी बात थी। लेकिन अगर आपके पास एक बुक है, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत के बारे में मैं बोलती हूँ कि मुझे पता था मुझे यही किताब पढ़नी है, इसी में से आएगा, और यही चीज़ मुझे न्यूज़ में भी हेल्प करती थी, करंट अफेयर में हेल्प करती थी, सब में हेल्प करती थी। तो उस तरह की अगर आपकी हर एक सब्जेक्ट की अगर बुक है तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, उसी को एक किताब को पढ़ो। डोंट गो फॉर टू मैनी सोर्सेज कि हाँ अब मुझे ज्योग्राफी की NCERTs तो हो गई, अब मैं लियोंग भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। इतना रिक्वायर्ड नहीं है, कम पढ़िए लेकिन फिर क्वेश्चंस देखिए, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए। प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए प्रैक्टिस इज़ द की। अच्छा, एक ये बताएं, क्योंकि हमने तो कभी पर्चा भरा नहीं है, शिक्षक हैं तो शिक्षक ही रहे। आप ये बताएं कि इसमें आदमी की नॉलेज कितना अपनी जगह पाती है और टेक्निक कितनी हेल्प करती है, चाहे वो पेपर को अटेम्प्ट करने की या समझने की या फिर ये दोनों में चलता कैसे है? देखो, एक बैलेंस तो होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है बिना नॉलेज के आप बात कर लेंगे, बट कंटेंट एक लिमिट तक ही आपको हेल्प करता है, उसके बाद आपकी टेक्निक और स्ट्रैटेजी काम आ जाती है। जैसे कि मैंने 2 बार मेंस में मुझे फेलियर देखने को मिला, तो मुझे समझ में आया कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, शायद मैं जो लिख रही हूँ वो पढ़ा ही नहीं जा रहा। जब वो रिजल्ट आया कि भाई अब नहीं हुआ, तो तब फिर अपने आप को कैसे संभाला? जब मैं पहली बार फेल हुई थी तो एक अटेम्प्ट तो मैंने सिर्फ ऐसे ही जॉब के साथ ही दिया था, तो उसको तो मैं काउंट नहीं करती। सेकेंड बार जब मैंने मेंस में मैं फेल हुई तो मैं खुश हुई थी
मैं खुश इसलिए हुई थी क्योंकि मुझे तब उतना पता नहीं था कि कैसे प्रिपेयर होता है। वो तो मेरा प्रीलिम्स हुआ, 3 महीने थे मेरे पास, 3 महीने में मैंने जो पढ़ा वही मैं मेंस में लिख के आई। एंड जब मेरे मार्क्स आए थे, मेरा काफ़ी कम मार्जिन से रहा था, 30 मार्क्स का डिफरेंस था सिर्फ। तो मुझे लगा अगर मैं इतना कम पढ़ के भी अगर मेरा इतना अच्छा है, टारगेट मुझे फिर कुछ पता मिल गया नहीं उसके है, बाद। तो मेरा टारगेट पास है। और एनीवेज अगर तब मैं रह गई 30 मार्क्स से, अगर हो भी जाता तो पॉइंट पे होता, उसका क्या फ़ायदा। मतलब थोड़ा मेरा उस टाइम पे जोश बहुत था कि अगली बार और अच्छी मेहनत करेंगे कि आपका मार्जिन बहुत हो। तो फर्स्ट टाइम तो मुझे दुख नहीं हुआ था, अच्छा मैं, बल्कि मेरे पेरेंट्स ज़्यादा दुखी थे, मेरी मम्मी बहुत टेंशन में थी। सेकेंड टाइम जब मैंने किया वो मेंस लिखा, तब मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, मैंने बहुत मेहनत की थी उस टाइम पे। तब जब फेलियर मिला तब लगा कि अच्छा दिस एग्ज़ाम इज समथिंग एल्स, आप कुछ तो गलत कर रहे हैं। उस टाइम पे भी मेरी जो डिफरेंस था, आई थिंक 20 मार्क्स का डिफरेंस था। जैसे 30 और 20, मतलब बिना पढ़े भी 30 मार्क्स से आप रह रहे हैं और पढ़ने के बाद 20 मार्क्स से रह रहे हैं, इसका मतलब आपने इम्प्रूव नहीं किया, या इम्प्रूव किया वो दिखा नहीं। बेसिकली वो तो आपको एक कॉपी से जज कर रहे हैं, मेरी आंसर्स जो मैंने लिखा उसे जज कर रहे हैं। मैंने इम्प्रूव अपने लेवल पे कर लिया, बट मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाई। तो दैट वाज द थिंग जो मुझे चेंज करनी थी, कि जो मैं लिखूं वो सामने वाला पढ़े, तो फिर उसको दिख जाए बस। आपको कहाँ पकड़ में आई अपनी कमी, फिर उसको सुधारा कैसे? जैसे मुझे अपने दोनों मेंस से पता लग गया कि आंसर में बेशक से बहुत वेरिएशन था, बट वो कम्युनिकेट नहीं हुआ। तो मैंने फिर बहुत सारे टॉपर्स की आंसर कॉपीज़ पढ़ी। एक 2017 के टॉपर थे अनुदीप दुई शेट्टी सर, उन्होंने बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से समझाया कि हम लोग गलत होते हैं, हमें लगता है कि नहीं मैंने तो सब लिखा है, ज़रूरी थोड़ा सा पढ़ा जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको जो है ना अपनी तैयारी या अपनी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसे करनी चाहिए कि आप जो आंसर लिखें वो सामने वाले को दिख जाए, मतलब उसको लगे कि हाँ बच्चे ने काफी। अच्छा, अगर हम बिल्कुल सीधा पूछें तो ये बताएं कि अपने फिर आंसर को लिखे कैसे? हाँ, तो उसमें ना मतलब शुरुआत कैसे करें, आखिर कैसे करें, बीच में? बेसिकली आप तो शिक्षक हैं, तो आप अगर कोई आंसर को भी पढ़ते हैं, आप क्या चाहेंगे कि कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल जाए मुझे। आप ये तो नहीं चाहेंगे सबने एक जैसा लिख दिया हो, कुछ इंटरेस्टिंग, किसी ने कोई डायग्राम बना दिया हो, फ्लो चार्ट, आपका एकदम से नजर जाएगी उस चीज़ के ऊपर। तो कुछ ऐसा कि नजर जाए, यानी कि आप बहुत क्रिएटिव रहें जब भी आंसर अटेम्प्ट करें। क्रिएटिव रहें उसमें। जैसे आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन तो आप लिखते ही हैं, वो तो हर यूपीएससी का बच्चा उसको पता है ऐसे करना है। लेकिन उसमें भी ऐसे नहीं कि इंट्रो मेरा बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा सा ना इस चीज़ की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि इंट्रो मेरा छोटा हो, बॉडी मेरी। अब इसमें हमें पेजेस फिक्स्ड होते हैं, 10 नंबर के सवाल में सिर्फ 2 पेज मिलेंगे, 15 में 3 पेज मिलेंगे। तो उन 3 पेजों में आपको क्वेश्चन भी पूरा करना है, आपको अपनी बात भी कहनी है और एक छाप छोड़ के जानी है कि हाँ इस आंसर में कुछ अलग था। तो कोशिश की वो अलग ढूंढने की, शायद हर क्वेश्चन में ना मिले, लेकिन अगर आपने 20 में से कुछ 5-6 सवाल में भी ऐसा कर दिया ना, तो आपका एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है कि हाँ यू नो समथिंग, और कुछ उस तरीके से फिर। अच्छा, आप ये बताएं प्लीज़ कि जैसे एक तो हम कंटेंट पढ़ते हैं और एक हम खुद होते हैं, है ना, हमारा दिमाग होता है। बिल्कुल। तो क्या ये सही रहता है कि कंटेंट को पढ़ें, ठीक है, पर आपकी एक अपनी व्याख्या होनी चाहिए उस कंटेंट की, तभी वो सामने वाले को प्रभावित करेगा। और इसमें एक चीज़ और है, मतलब आर्ट्स के बच्चे शायद ऑलरेडी उनको पता हो, हम जब साइंस बैकग्राउंड से आते हैं तो हमें तो उतना नहीं पता होता। तो अपने आप को डाइवर्सिटी कैसे लाओगे कि आपको उस मुद्दे का पॉजिटिव भी पता हो, नेगेटिव भी पता हो। तो इसके लिए आपको ना बहुत ज़्यादा रीडिंग की ज़रूरत है कि एक ही टॉपिक पे कम से कम मैं 5-6 आर्टिकल तो पढूं, कोई पॉजिटिव कह रहा होगा, कोई नेगेटिव कह रहा होगा, कोई भी इशू है। जैसे आप ये टेम्पल एंट्री, विमेन की जब टेम्पल एंट्री का इशू आया था, तो उसमें ये नहीं है कि हाँ हम फेमिनिस्ट बन जाएं कि नहीं एंट्री दो, अच्छी बात है, मतलब ये मुद्दा थोड़ा सा जी, पर उसके अंदर ये भी है कि साथ में जो ट्रेडिशंस हैं उनका अपना क्या कहना है। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये चीज़ ऐसे है, हर मंदिर में तो वुमेन की एंट्री बंद नहीं है, तो आपको उसका पॉजिटिव नेगेटिव आपको डाइवर्स होना पड़ेगा। और दूसरा फिर ये भी है कि महिलाओं की इस मंदिर में एंट्री ना हो, ये बहुत सारी महिलाएं भी चाहती हैं। तो आपको ना अपने आप को ओपन माइंडेड रखना है। आपके दिमाग में एक चीज़ है कि नहीं ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, थोड़ा और पढ़ें, उस डिबेट्स देखें, राज्यसभा टीवी या कोई भी चैनल्स पे डिबेट्स आती हैं, वो बड़ी अच्छी डिबेट्स होती हैं, आपका माइंड एकदम ओपन हो जाएगा। आपको जब 360 डिग्री व्यू पता लगेगा ना, तब आपका एक व्यू बनाएं। तो आपका जो माइंड जैसे कह रहा है ना, कोशिश करें उसको ओपन रखें। अच्छा, इवॉल्व होते रहे विद टाइम। अच्छा, इसके बाद अब ये प्री जब क्लियर हो जाता है, फिर आप मेंस की तरफ बढ़ते हैं, तो आपके कौन कौन से उसमें सब्जेक्ट्स रहे, उनकी तैयारी कैसे की, तो उनका 1 2 3 करके ऐसे बताएं। मेंस में हमारे 7 पेपर्स होते हैं जो जिनके मार्क्स लगते हैं। 7 में सबसे पहले एक एस्से का पेपर होता है, 2 एस्से हमें लिखने होते हैं 3 घंटे में।
उस पर कोई भी मतलब कॉमन टॉपिक आ जाते हैं कि विमेन इश्यूज़ पे कोई टॉपिक आ गया या डेवलपमेंट पे आ गया। बेसिकली 2 ऐसे लिखने हैं आपको 3 घंटे में। यानी कि जो एसेज रहते हैं वो टॉपिक अनकॉमन नहीं है, पर आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना ये ज़रूरी है। आपको 1000 वर्ड्स एक टॉपिक पे लिखने हैं, एंड टॉपिक भी ऐसे विमेन इश्यूज़ नहीं आएगा, वो बहुत स्पेसिफिक टॉपिक होता है, उसी के बारे में लिखना है कि मैं टॉपिक से भी ना हिलूँ, अपनी बात भी कह दूँ, उसमें एग्जाम्पल्स भी लिख दूँ, डाइवर्सिटी भी लिख दूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो आपको जब आप ऐसे राइटिंग स्ट्रैटेजी वगैरह देखेंगे तो धीरे धीरे पता लगता है कैसे उसको हम अच्छा बना सकते हैं। फिर उसके बाद 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, GS 1, 2, 3 एंड 4। 1 में आपका जैसे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी ये सब आता है। 2 में आपका पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस ये इश्यूज़ आते हैं। फिर 3 में आपका इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, डिज़ास्टर, सिक्योरिटी ये इश्यूज़ आते हैं। और GS 4 में आपका एथिक्स आता है कि आप कितने एथिकल हो, कुछ गलत हो रहा है कहीं पे तो आप कैसे स्टेप लोगे, आप सिविल सर्वेंट हो, आप किसी को कैसे हेल्प करोगे, मान लो लॉ के अगेंस्ट भी कुछ जा रहा है तो आप कैसे हेल्प करोगे या क्या करोगे, लॉ तोड़ोगे कि नहीं तोड़ोगे, वो सब चीज़ें। तो ये GS 4 होता है। तो इन सब की आपकी बेसिकली आपकी लिखने की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वो आपको डेवलप करनी चाहिए। इसमें हर एक चीज़ सब्जेक्ट के लिए, जैसे बुक्स भी हैं और करंट अफेयर्स भी है। GS 2, 3 तो करंट अफेयर से ही हो जाता है काफ़ी सारा। तो ये लिस्ट तो सारे टॉपर्स देते हैं, तो मैं वो रिपीट नहीं करूँगी। बट इसमें मेंस में मेरा एक जो मेन पॉइंट है कि आप जो है ना उसको आंसर राइटिंग पे फोकस करें। कंटेंट तो आप कभी ख़त्म नहीं होगा, न्यूज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, पर जब आपको लिखना नहीं आएगा उसको, और इसमें तो मार्क्स ही लिखने हैं, उसको क्या पता आपको कितनी नॉलेज है। क्योंकि मुझे भी जो अभी तक की पूरी बातचीत में समझ में आ रहा है वो इतना ही है कि आप जानते हैं एक फैक्टर है, पर आप वो उसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं, कैसे उसको नई शक्ल दे देते हैं, हाँ। ये शायद उनको ज़्यादा मतलब है इस बात से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं ना आपको कितना आता है, वो तो बस वो तो PI में शायद देख लेंगे, आपको तो जंचाना है कि हाँ मुझे आता है। हाँ राइट। अच्छा, इन 4 पेपर्स के अलावा फिर और कौन से पेपर रहते हैं? इसके अलावा 2 ऑप्शनल रह गए, एक सब्जेक्ट एक है, उसके 2 पेपर होते हैं। ओके। तो पहले तो 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, अभी एक ऑप्शनल हमें सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ये सब्जेक्ट था, उसके 2 एग्जाम्स होंगे, सिलेबस होगा, तो उसके भी आप देखिए कि क्या कैसे आपको पढ़ना चाहिए, और फिर उसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि ऑप्शनल गेम चेंजर हो जाता है। आप उन लोगों से कम्पीट कर रहे हैं जो मैथ साइंस लेके, क्योंकि वहाँ पे तो मार्क्स बहुत अच्छे कटेगा तो है ही नहीं वहाँ पे, अगर आता है तो, ये भी बात है ना। और ह्यूमैनिटीज़ में आपको इंटरेस्टिंग होना पड़ेगा, और जबकि आप बहुत लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हैं। अच्छा, तो फिर अपने जो मेन पेपर्स हैं, तो उसमें जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस रहा है, हाँ जी, तो आपको कभी ये भी लगा कि नहीं मैंने तो शायद ये गलत पेपर ले लिया, कोई और पेपर होता तो शायद ज़्यादा बेहतर रहता, ऐसा भी कभी आया? लकीली नहीं आया। ओके। मुझे ये सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत ज़्यादा, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और जितना मैं इसको पढ़ती रही ना उतना मेरा इसमें इंटरेस्ट और बढ़ता रहा। अच्छा, ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। और दूसरी चीज़ इसमें बहुत मुझे हेल्प की कि ये पेपर ने मुझे एसए में, GS में काफ़ी हेल्प की, क्योंकि बहुत ओवरलैपिंग सिलेबस रहता है। तो मुझे पता भी नहीं था जब मैंने ये सब्जेक्ट लिया था कि मुझे इतनी हेल्प होगी, और मुझे तो अभी भी लगता है कि अभी भी मैं पढ़ूंगी तो शायद और अच्छा कर जाऊँ। ये सब्जेक्ट को मुझे और अच्छा पढ़ना चाहिए था। तो सब्जेक्ट बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। मैं बहुत लोग जिसको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बोल देती हूँ कि तुम ले लो। अच्छा, कि ये बताएं कि जो एक तो खैर वो है कि जो विद्यार्थी पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, पेपर करेंगे, अगर हमारा जैसा कोई आम आदमी पूछना चाहे तो पॉलिटिकल साइंस ये पूरा का पूरा पढ़ के आपको क्या समझ में आता है कि किस तरह से जो ये काम करती है पूरी की पूरी वैश्विक व्यवस्था हमारे देश की, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहें जो आपकी अपनी समझ बनी है? इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। पहले तो हम इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं कि कुछ स्कॉलर्स हैं, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, अगले ने आके उसको काउंटर कर दिया। तो जब वो इवोल्यूशन हम समझते हैं ना पॉलिटिकल साइंस का, तो काफ़ी आपकी थिंकिंग ब्रॉड होती है कि ये भी तो पॉइंट ऑफ व्यू था, ये भी तो था, कंटेक्स्ट ऐसा था, तो ऐसा थिंकिंग उनके डेवलप होके आई। फिर जब वही चीज़ मैं इंडियन गवर्नेंस में पढ़ती हूँ, अच्छा नाउ मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम लॉज फॉलो करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, तो कैसे वो थिंकर्स या जो सबने कहा उसको डेवलप करके हमने उस चीज़ को इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम लेके आए। तो जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट मानते हैं उसको हम, उसमें बड़े अच्छे तरीके से बताया कि इंडिया के जो लॉज हैं वो इंडिया की सोसाइटी के अकॉर्डिंग है। कि अगर मैं सेक्युलरिज्म यूरोप में बात करती हूँ तो वो अलग होगा, वहाँ पे अलग थिंकिंग है, इंडिया में अलग थिंकिंग है।
हम सभी धर्मों को मानते हैं, हम किसी एक धर्म को नहीं मानते, और हम किसी एक धर्म डिस्कार्ड भी नहीं करते। हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, सब लोग यहाँ पे जिसको जो धर्म फॉलो करना है। तो इंडिया का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग होगा, तो हमें वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब इंडिया की बात करेंगे तो हम इंडिया की सारी क्या सिचुएशन पहले रही, क्या अब है, उसको लेके हम करेंगे। जैसे अब गवर्नेंस ही होती है, जो आपने बात की, गवर्नमेंट जैसे काम करती है। तो एक चीज़ तो हो गई कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट की तरह मानते हैं, आप लॉज उसी की तरह रखते हैं। फिर उसके बाद आप अपना भी माइंड अप्लाई करते हैं कि अगर सोसाइटी चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, अब टेक्नोलॉजी आ गई है, अब होमोसेक्सुअलिटी को भी पॉजिटिव वे में अब उसको एक्सेप्टेंस आ गई है, तो हमें भी थोड़ा सा चेंज होने की ज़रूरत है। लोग क्या चाहते हैं बेसिकली, तो गवर्नमेंट जब लोगों को रिप्रेजेंट करती है तो लोगों की क्या विशेज़ हैं वो उसके अकॉर्डिंग जब काम करते हैं तो वो एकदम उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत हो जाती है। कोई भी पॉलिसी अगर फार्मर से रिलेटेड आ रही है या किसी भी वल्नरेबल सेक्शन से रिलेटेड आ रही है, जब तक मैं उनकी बातें ही नहीं सुनूंगी कि वो क्या चाहते हैं, ऊपर बैठ के तो पॉलिसी बनाना बहुत आसान है। तो गवर्नेंस में यही है कि जब आप लोगों से सुनेंगे ना कि वो क्या चाहते हैं, उसके बाद आप थिंक टैंक से सुनेंगे कि वो क्या होना चाहिए, और तब जो चीज़ डेवलप होती है, जो इम्प्लीमेंट होती है, दैट इज़। यानी कि इस सब्जेक्ट के माध्यम से आपको वो फाउंडेशन मिलती है कि आप सही आज की जो तस्वीर है उसका आकलन कर पाते हैं। बिल्कुल, आपका एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल क्लास को लेके क्या उनका लिंक है। हमें हमेशा नेगेटिव भी नहीं रहना चाहिए ना कि सब गलत कर रहे हैं, सब धोखेबाज हैं। वो तो बहुत आसान है ऐसा कहना, तो बहुत आसान है। फिर तो आप लेमैन जो लोग बोलते हैं कि जो गलत हो रहा है सरकार की वजह से हो रहा है, आपको समझ में आता है कि चीज़ें गलत नहीं है, चीज़ें बहुत एफर्ट है हर चीज़ के पीछे, तभी चीज़ें कुछ बची हुई है कहीं ना कहीं। हर चीज़ की एक कहानी है, अगर आपको वो कहानी समझ में आ गई तो आप उसको अप्रिशिएट करोगे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक बहुत छोटा कह लें जो स्तर पे जो आदमी काम कर रहा है उसकी भी कुछ अपनी डिग्निटी है, ड्यूटीज़ है। वो ये चाहता है कि मैं उनको शायद छोड़ दूं और मैं अपना दोष किसी और के सिर दे दूं, यानी कि सबकी एक अपनी जिम्मेदारी है, स्लोक जिम्मेदारी। बिल्कुल, और अगर सब अपनी जिम्मेदारी कर लें तो बात ही क्या। अच्छा, एक आप इसके बारे में बताएं कि जब वो इंटरव्यू हुआ आपका तो वो कैसा था, उसकी तैयारी कैसे हुई, उसके प्रश्न कैसे पूछे गए, कोई वहाँ की कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें सबको? इसके पहले जैसे मैंने HCS का इंटरव्यू दिया था, अच्छा, तो मेरा जो डर था वो थोड़ा खुल गया था। ओके। और जब मेरा इसका इंटरव्यू था तब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी गुड़गांव में, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था कि आप अपनी ट्रेनिंग को उतना टाइम नहीं दे पा रहे थे, साथ में तैयारी भी करनी थी, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं पर हमें शायद वो टाइम नहीं मिल रहा। तो बट लकीली मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, साथ दिया मेरा। वो मेरे साथ बैठ के डिस्कशन किया करते थे कि कोई भी टॉपिक पे, ताकि मेरा इंटरेस्ट बने पढ़ाई में, क्योंकि उस टाइम पे ना थोड़ा मस्ती मौज की, हाँ ट्रेनिंग को एंजॉय करते हैं, वो माहौल रहता है। बट बहुत सपोर्ट मिला इसमें ना। मैं स्पेशली बताना चाहूँगी कि कुछ IRS ऑफिसर्स हैं, प्रेजेंटली वर्किंग हैं, उनका कोई ऐसे नहीं है, कोई मतलब कोई कोचिंग क्लास नहीं है, वो बस वो ऐसे ही कि हाँ चलो हमने भी जब किया था हमें हेल्प नहीं मिली थी, तो वो हेल्प करते हैं। बेसिकली मॉक सेशंस कंडक्ट कराते हैं विदाउट एनी फीस, विदाउट एनीथिंग कि कुछ रिटर्न में मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये कहाँ है ग्रुप, ये कौन लोग हैं? ये IRS ऑफिसर्स हैं, गुड़गांव में ही हैं। सचिन अहलावत सर हैं, विक्रम सर हैं। इन लोगों ने मतलब इतना सपोर्ट किया, इनसे कभी भी हम जैसे कोई भी मुद्दा होता था, हमारा दिमाग थोड़ा अभी उतना डेवलप नहीं था कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया जाना चाहिए, मैं क्रिटिसिज्म भी करूँ तो उसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कैसे हो। ये लोग हैं सर्विस में 5-6 साल 10 साल हो गए इनको, तो ये लोग इतने अच्छे से आपको बताते हैं कि आप इसका जवाब ऐसे दीजिए, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो बिना किसी चीज़ मतलब विदाउट वांटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। कि कोचिंग क्लासेस होती है ना, उनको तो अपना नाम करना है, कुछ करना है, तो मतलब मुझे बहुत लकी महसूस होता है कि किसी ने मुझे इन लोगों से इंट्रोड्यूस कराया और इन लोगों ने इतनी हेल्प की बिना कुछ मांगे। और तो काफ़ी इन लोगों का सपोर्ट था। मॉक सेशंस करा देते थे, जहाँ हम कहते थे कि अगर हमारी गुड़गांव में ट्रेनिंग चल रही है तो गुड़गांव में करा देते थे। बहुत सपोर्ट करते थे। और इनके अलावा भी भाई जो मेन जो इंटरव्यू है ना, अब कंटेंट तो कितना ही पढ़ लो। मैंने देखा अपने साथ कुछ बैचमेट्स थे जो पढ़ते रहते थे सारा दिन कि मुझे तो हर चीज़ पता होनी चाहिए। मैं उतना नहीं पढ़ पाती थी कि ठीक है अभी पर्सनैलिटी का टेस्ट है, शायद अगर नहीं आएगा तो आई डोंट नो बोल दूंगी, कोई बात नहीं।
मेनली मुझे क्योंकि पॉजिटिवली आपके वो वहाँ पे प्री मेंस पेपर तो हो चुके हैं। बिल्कुल। अब मैं वहाँ पे थोड़ा सा मुझे अपनी पर्सनालिटी को दिखाना है, कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। तो एक लकीली एक साथी मिल गए वहाँ पे, दीपक धनखड़ सर, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, 520 रैंक है। ओके। हम दोनों बैठ के खूब डिस्कशंस किया करते थे साथ में, कि मैं उनसे सवाल करती थी, वो मुझसे सवाल करते थे कि आप कैसे जवाब कैसे दोगे, माइंड में तो है, बोलोगे कैसे बिना झिझके या कैसे। तो हमने बहुत प्रैक्टिस की साथ में, और ऐसे ही बस किस्मत ऐसी रहेगी, हमेशा कोई ना कोई अच्छा, चलता वहाँ रहा। के जो आपका जो पैनल था जिसने आपको जज किया, तो वो कितने लोग होते हैं, कोई प्रश्न ऐसे उनके बारे में प्लीज़ कुछ बताएं। तो जैसे मुझे भोंसले सर हैं, एक रिटायर्ड, उनका मेरे पास पैनल था, और साथ में 5 लोगों का पैनल होता है। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड। ओके। हाँ, तो उसमें डाइवर्स फील्ड्स से वो लोग बैठे होते हैं, एंड कॉमन इश्यूज पूछते हैं मुझसे। जैसे क्या पूछा गया कि हरियाणा, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो हरियाणा में विमेन इश्यूज क्यों विमेन पीछे रह जाती है, बहुत ही कॉमन सवाल है। इसका जवाब भी बहुत कॉमन है, पर वहाँ पे आपको हिचक हो जाती है कि शुरू कहाँ से करें या जो भी है। तो जितना आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी, आप अच्छा जवाब दे पाएंगे। ये बहुत इजी सवाल था। जैसे फिर उन्होंने बोला कि आप क्या करोगे, आप उस चीज़ को कैसे ठीक करोगे, उस तरह के सवाल थे। उसके अलावा जैसे मैं HCSR ट्रेनिंग हूँ अभी, तो उन्होंने पूछा कि पहले दिन आपने क्या सीखा था। उस टाइम पे 2 महीने हो गए थे हमें, कि पहले दिन क्या वो लेक्चर था जो आपको याद है, या क्या सीखा था आपने वहाँ पे। और उसके अलावा इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे के बारे में सवाल थे। वो एक्चुअली मैंने अपनी उसमें लिखा था, मेरे डैफ में कुछ था कि मैंने अपने ऑफिस में हेल्प की थी ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ करवाने में, क्योंकि मैं ना हमेशा प्रोएक्टिव रहती थी कि अगर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस हैं तो क्या क्या वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हम करवाएंगे लोगों से। जैसे ये काम तो HR का होता है, बट मैं भी इन्वॉल्व रहती थी, मुझे मज़ा आता था ये करने में। तो उन्होंने मुझसे पूछा डिफरेंस क्या होता है सेलिब्रेशंस में, ऐसे कुछ सवाल थे। फिर पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ सवाल थे कि एक सवाल था उस टाइम पे फ्यूजिटिव क्रिमिनल्स का काफ़ी था, वो क्या होता है, कैसे करोगे, क्या उसमें कितने साल का होता है, कौन कौन से क्राइम होते हैं, मतलब उस तरीके के सवाल थे। पॉलिटिकल साइंस के कुछ सवाल थे कि एक स्कॉलर ने कुछ बोल दिया, इसको समझाओ मुझे ये क्या है इसका। तो यानी कि पूरा जो समझ में आ रहा है वो ये है कि चीज़ें बहुत अनकॉमन नहीं होती, बस आपकी अपनी कैपेबिलिटी है, उसको कितने इनोवेटिव, कितने नए और कितने आत्मविश्वास के साथ आप बता सकें। बिल्कुल। जैसे अब मैंने विमेन इश्यूज़ की बात की कि इतना कॉमन है ये, हमें पता है एजुकेशन नहीं मिलती, पर्दा सिस्टम है, पेट्रियार्की है, पर जब आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आप शुरू कहाँ से करोगे। ऐसे नहीं ना आप कोई अनकॉमन सा जो लास्ट में, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग आपका थोड़ा सा डामाडोल हो रहा होता है, तो उस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट देना है, मुझे घबराना नहीं है, ठीक है हम बता पाएंगे। ऐसे जब मैं सॉल्व करूँगी तो हमेशा उसकी रूट कॉज पे जाओ, रूट कॉज से सॉल्व करना शुरू करो, ऊपर लेवल। हर इंसान, जैसे हम इंडिविजुअल क्या कर सकता है, सोसाइटी क्या कर सकती है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या इंटरनेशनल लेवल पे मैं उसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ। तो हर अपने आप को डाइवर्स करने की कोशिश की हर लेवल पे, कि इस लेवल पे क्या हो सकता है, इस लेवल पे क्या हो सकता है। प्रॉब्लम्स भी देखेंगे तो ऐसे, इस लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, इंडिविजुअली क्या प्रॉब्लम है। एक इंसान को लगता है कि विमेन तो किसी लायक ही नहीं है, हर किसी को नहीं लगता ऑब्वियसली, बट किसी को शायद लगता हो। या एक सोसाइटी में क्या लगता है कि अगर ये लड़की प्राइवेट जॉब जा रही है, रात को लेट आ रही है, या ऐसे कपड़े पहन रही है, सोसाइटी कैसे सोचती है। तो हमेशा लेवल्स पे जाओ, डिफरेंट लेवल्स पे, प्रॉब्लम्स के लिए भी और सॉल्यूशंस के लिए भी, तो थोड़ा इजी लगता है। और बताएं, अभी आप जैसे जॉब ज्वाइन करेंगे तो आपके किस तरह के ख्वाब हैं, आप किस तरह की ऑफिसर कहलाना पसंद करेंगी, आप किस तरह के अपना इंप्रेशन चाहेंगी, आप किस तरह से सोसाइटी को बदलते हुए देखना चाहती हैं, आपकी नज़र में कौन सा भारत है जो बनना चाहिए। जो हम लोग एज IAS ऑफिसर्स या IPS ऑफिसर्स, जो भी ऑफिसर हम एज फ्यूचर में काम करेंगे, तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट में लोगों को क्या चाहिए कि अगर मेरी कोई प्रॉब्लम है तो सुनने वाला होना चाहिए। तो मैं हमेशा, मेरी एक चीज़ रहती है कि मैं अप्रोचेबल होनी चाहिए, कि मैं IAS बनूँ या IPS बनूँ या जो भी ऑफिसर मेरे को जो भी काम मिले, लोग डरे ना मेरे पास आने से कि ये ऑफिसर तो खड़ूस है या जो भी है। उनकी कोई प्रॉब्लम है, वैसे तो रिजॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, आप ट्विटर पे डाल दो, आप चिट्ठी लिख दो, लेकिन समटाइम्स कोई चीज़ आपकी कोई सुन नहीं रहा है। जो आखिरी आदमी है सोसाइटी का, वो बिल्कुल मार्जिन पे बैठा हुआ, वो आप तक आ सके। मेरे पास आए, बिल्कुल आए, उसको डर ना लगे कि हाँ, उसको जब वो जाए तो संतोष से जाए कि हाँ मेरा काम हो रहा है।
तो इसमें क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि हाँ कोई है हमें सुनने कम वाला, से हमारी सुनी तो सही। तो ये चीज़, और ये मैंने अभी देखा भी है, जैसे जो डीसी सर हैं हमारे, जी। तो मैंने उनको देखा है, ऐसे वो कोई भी आता है बहुत सुनते हैं वो उनको। मुझे ऐसे लगता था पहले कि डीसी के पास, अच्छा डीसी के पास जा रहे हो क्या, ऐसे कैसे जा रहे हो, वो सुनेंगे तुम्हें? सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। तो एक ये जो इमेज है, ऐसे ही पुलिस में भी लोगों को डरना नहीं चाहिए पुलिस से, लोगों की दोस्ती होनी चाहिए पुलिस से कि हाँ ये एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारे लिए खड़े हैं। अगर ये नाके पे खड़े हैं तो हमारे लिए खड़े हैं कि हमें ट्रैफिक वॉलेट नहीं करना है, या हमें जो दंगे ना हो, कुछ भी ना हो, हमारी सेफ्टी के लिए खड़े हैं। उनको वो चीज़ होनी चाहिए वहाँ पे। तो एक चीज़ ये है। दूसरा ये है कि कुछ इश्यूज़ हैं जिनके लिए मैं बहुत स्ट्रांगली फील करती हूँ। एनवायरनमेंट इशू है, जैसे मुझे बहुत दुख होता है कि पेड़ काट देते हैं, या जैसे मतलब इतना पोल्यूशन होता है दिल्ली नोएडा में। जब मैं जॉब करती थी, मतलब मैं ऑटो से जा ही नहीं पाती थी कि इतना पोल्यूशन है, कैसे जाएंगे। और तो एनवायरनमेंट को लेके जो इश्यूज़ हैं, मैं उनकी तरफ काम करना चाहती हूँ कि जो हमारी डेवलपमेंट हो उसमें एनवायरनमेंट को तवज्जो दी जाए। ऐसा नहीं कि यार ठीक है आज तो करनी है मुझे डेवलपमेंट, कल की कल देखेंगे, ऐसा नहीं। मुझे कल को भी देखना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जिसमें आता है, मैं वो चीज़ पे फोकस करना चाहती हूँ। इसके अलावा एजुकेशन, तो एजुकेशन मतलब जब मेरी एजुकेशन स्ट्रॉन्ग हुई ना, तब इसीलिए मैं शायद एनवायरनमेंट इशू और ह्यूमन इशू के बारे में सोच पाए थे। मैंने अपने फादर को भी देखा है, मदर को भी देखा है, मेरी सिस्टर भी एजुकेशन में है। तो ये जब मैं देखती हूँ ना कि एजुकेशन से आप कितना कुछ कर सकते हैं। नर्सरी का बच्चा या जो प्राइमरी स्कूल में जो आपके वैल्यूज़ जो आप डेवलप करते हो वो लॉन्ग टर्म जाती हैं। मैंने जो चीज़ स्कूल में सीखी कि मुझे सब धर्मों को मानना है या मुझे वैल्यूज़ इनकलकेट करनी है, वो शायद आज भी मेरे साथ है। वो इसीलिए क्योंकि मेरे स्कूल में मुझे वो सिखाया जाता था। सुबह सुबह प्रेयर हो रही है, या जो संस्कृत के टीचर पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आज की डेट में मिस हो जाती हैं चीज़ें। मटीरियलिस्टिक नहीं बनना है एक बच्चे को। आजकल काफ़ी बड़े बड़े स्कूल्स हैं जो महंगे महंगे पेन बच्चों को कह रहे हैं आप ये लेके आओ, या टुवर्ड्स मटीरियलिज्म जा रहा है, वो चीज़ कर्व होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे, कई जगह तो बहुत अच्छे हैं, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, वो लेवल हर जगह क्यों नहीं है? एक आम इंसान के लिए तो गवर्नमेंट स्कूल अफोर्डेबल है ना। अफोर्डेबिलिटी पे, एक्सेसिबिलिटी पे, क्वालिटी पे काम करना है। तो एजुकेशन और एनवायरनमेंट। फिर इसके बाद पेरिफेरल इश्यूज़, पेरिफेरी तो नहीं बोलना चाहिए, बट जैसे हेल्थ केयर हो गया, वुमेन इश्यूज़ हो गए, ये ऐसे चीज़ें हैं जो कब से एग्जिस्ट होती आ रही हैं, अभी भी हैं, कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिखता। मेरे जो सिविल हॉस्पिटल्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे क्यों नहीं है, या मेरे गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स जैसे क्यों नहीं है? मुझे इन चीज़ों पे काम करना है, क्योंकि मेरा हक तो वही है। मुझे तो गवर्नमेंट में काम करना है, मुझे गवर्नमेंट में ही इम्प्रूवमेंट करनी है। तो दैट्स वाई। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। हम ये चाहेंगे कि बढ़िया जगह आपकी पोस्टिंग हो, अच्छी हो, और आप इसी तरह से इस सोसाइटी की खिदमत कर सकें। और सच में ये एक बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। नहीं तो आमतौर पे हम सोसाइटी में हम कहते हैं कि नहीं यहाँ पर ये कमी है, यहाँ पर ये कमी है। यहाँ पर हम कहते हैं कि अभी मैं चेंज कर सकता हूँ, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने इतनी लंबी बातचीत की, आपके लिए और पूरे परिवार के लिए, सब के लिए, मेरे लिए भी, क्योंकि मैं भी अपने आप को इस परिवार का हिस्सा समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारी विशेज़। आपकी जब जॉब लग जाए एक बार फिर से आपसे बात करेंगे हम। बिल्कुल। ओके, बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।